नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, What made Swapna sell the cotton to the trader instead of selling it at the कुरनूल कॉटन मार्केट। स्वप्ना ने अपना जो कॉटन था वो कुरनूल मार्केट में बेचने की जगह पर ट्रेडर को क्यों बेचा। तो समझेंगे स्वप्ना ने क्या किया। ट्रेडर को इसलिए बेचा था क्योंकि जब खेती करनी थी कॉटन की, उस समय में उसे सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए थे। उसने ट्रेडर से पैसे बोरो किए थे और ट्रेडर ने काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे उसे पैसे दिए थे। साथ ही साथ इस शर्त पे दिए थे कि जब उसका कॉटन रेडी हो जाएगा तो वो उसे ही सेल करेगी। इसीलिए जब स्वप्ना का कॉटन रेडी हो गया तो ये जानते हुए भी कि मार्केट में उसका ज़्यादा रेट उसे मिलेगा, लेकिन फिर भी उसे अपना कॉटन जो था वो ट्रेडर को बेचना पड़ा, क्योंकि उसने ट्रेडर से 2500 रुपीज़ इसी शर्त पे बोरो किए थे कि जब कॉटन रेडी होगा वो उसे ही बेचेगी। ठीक है। Swapna did not sell cotton in Kurnool cotton market but sold it to a trader because at the beginning of a cropping season, Swapna had borrowed 2500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds, fertilizers, pesticides for cultivation. At that time, the local trader made Swapna agree to another condition. He made her promise to sell all her cotton to him. ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या किया, ट्रेडर को ही बेचा अपना कॉटन। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेजेस ऑफ वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। डू यू थिंक द वर्कर्स गेट अ फेयर डील। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको डिस्क्राइब करना है कि वेजेस और कंडीशन। ठीक है, कंडीशन और वेजेस किसके, जो लोग गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके कंडीशन और वेतन जो है वो बताना है। साथ ही साथ क्या ये आपको क्या लगता है कि क्या ये इनके लिए फेयर डील है, उनके साथ ही सही किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उनके कंडीशन और वेजेस पे। कंडीशन कैसी रहती है। ठीक है, जो ये वर्कर्स काम करते हैं इन फैक्ट्रीज में, तो उनसे क्या है कि जो इनको रखा जाता है टेम्परेरी। जब काम पूरा हो जाता है तो इन्हें क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसके अगेंस्ट में ये कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कम टाइम फ्रेम में, टाइट टाइम फ्रेम में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा काम करने के लिए प्रेशर रहता है इनके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हो गई क्या कि टेम्पररी रहते हैं। दूसरा क्या है, टाइट टाइम फ्रेम में इन्हें प्रोड्यूस करना पड़ता है क्वालिटी प्रोडक्ट, उस प्रेशर रहता है। साथ ही साथ इनको काम ज़्यादा लिया जाता है और पैसे जो हैं वो कम दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्कर्स होते हैं इनके जो पेमेंट होती है वो इनके काम के अकॉर्डिंग होती है। जैसे अगर इस फैक्ट्री की बात ही हम लोग कर रहे हैं, जो आपकी बुक में डिटेल दी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो टेलर होता है उसे सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं 3000 सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इन बाकियों के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा होते हैं। बाकी ये लोग विमेंस को रखते हैं, विमेन जो कि काम करती हैं आयरन करने का काम, पैकिंग करने का काम, कपड़ों को पैकिंग करने का काम, बटन लगाने, उसके अलावा धागे हैं जो थ्रेड हैं उनको काटने, ये सारे काम जो है वो उनसे कराए जाते हैं एसोसिएट के तौर पर। ठीक है, जिनका वेतन जो होता है, जिनकी सैलरी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो वर्कर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके वर्क के उनके काम के हिसाब से उन्हें पेमेंट की जाती है। अच्छा, क्या ये उनके लिए अच्छी डील है, ये सही किया जा रहा है उनके साथ? नहीं, उनके साथ ये सही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो है क्या कि उनको टेम्पररी रखा जाता है। उनकी जॉब जो होती है वो फिक्स नहीं होती, कभी भी उन्हें निकाल दिया जाता है। उनके वेतन जो है काफ़ी कम होते हैं, प्रेशर में काम लिया जाता है, साथ ही साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किया जाता है। तो ये उनके लिए सही डील जो है नहीं है, या फिर उनके साथ सही नहीं किया जाता है। नो, देयर इज़ नो जस्टिस विद द वर्कर्स, द जॉब इज़ टेम्पररी, द सैलरी इज़ लो, दे आर एक्सप्लॉयटेड बाय द एम्प्लॉय तो वो खुद है, एम्प्लॉयर के द्वारा वो एक्सप्लॉयटेड होते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, थिंक ऑफ समथिंग कॉमन दैट वी यूज। इट कुड बी शुगर, टी, मिल्क, पेन, पेंसिल, पेपर एक्सेट्रा। डिस्कस थ्रू व्हाट चेन ऑफ मार्केट्स दिस रीचेज यू।
कैन यू थिंक ऑफ द पीपल दैट हेल्प इन प्रोडक्शन और ट्रेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ जो है ऐसी चीज़ के बारे में सोचना है जो कि हम सभी यूज़ करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, शुगर, टी, मिल्क, पेन, पेपर, पेंसिल, कुछ भी हो सकता है। उनमें से कोई भी चीज़ आपको चूज़ करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, चेन ऑफ मार्केट जो है वो बतानी है कि किस तरीके से ये आप तक पहुंचती है, ये चीज़ें किस तरह आप तक पहुंचती है और उनके बारे में आप क्या सोचते हैं जो लोग इसके ट्रेड में या फिर इसके कह सकते हैं प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे हम कौन सी चीज़ ले रहे हैं, मिल्क, टी, ठीक है, शुगर, कुछ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं शुगर, जिसे कि सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक। अब ये शुगर क्या डायरेक्ट हमें खेतों से ऐसे मिल जाती है? नहीं, ठीक है। या फिर ये किसी चीज़ से बनाई जाती है कृत्रिम तरीके से? नहीं, ये एक नेचुरल चीज़ होती है, उससे बनती है, ठीक है। तो वो नेचुरल चीज़ कहाँ से आती है? किसान जो है वो उगाता है, ठीक। किससे बनता है ये? शुगर केन। शुगर जो है किससे बनता है? शुगर केन से। अब शुगर केन कहाँ से आता है? वो फार्मर जो है वो उगाता है। फार्मर के पास शुगर केन जब रेडी हो जाता है, वहाँ से वो कहाँ जाता है? शुगर मिल्स तक जाता है। शुगर मिल्क ओनर के पास जाता है, वो क्या करता है? उससे शुगर बनवाता है। जब शुगर बन जाती है तब उसके बाद क्या होता है? शुगर जो है वहाँ से होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है, वो लोग ले जाते हैं। वहाँ से रिटेलर के पास पहुँचती है और रिटेलर से फिर उसके बाद पहुँचती है कंज्यूमर के पास। फिर हम आप लोग जो हैं वो हम सब की क्या है? कंज्यूमर है। हम लोग वहाँ से इन चीज़ों को खरीदते हैं, उन्हें फिर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सारा हमने देख लिया। अब इसका चेन ऑफ मार्केट अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या है? वो भी यही चीज़ है, ठीक है। फार्मर, अब पूरा लिखने के साथ साथ अगर चेन में दिखा दिया तो ज़्यादा बेटर है। तो फार्मर्स हो गया, फार्मर के बाद कहाँ पहुँचती है? शुगर मिल्क पहुँचती है, ठीक है। शुगर मिल तक पहुँचता है। वहाँ से कहाँ पहुँचता है? वहाँ से रिटेलर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर के पास पहुँचता है और वहाँ से पहुँचता है कहाँ? रिटेलर के पास। रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में फिर आप लोगों के पास यानी कि कंज्यूमर के पास पहुँचती हैं चीज़ें, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इसमें मेन क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जो हेल्प की बात है कि इनमें कौन लोग, इसके प्रोडक्शन और ट्रेड में कौन लोग हेल्प करते हैं। तो देखिए ये तो हमने एक देख लिया, जो सामने चीज़ें दिख रही हैं। अब जब फार्मर है, फार्मर के साथ भी बहुत सारे लेबर होते हैं, वो लगे होते हैं, ठीक है। शुगर मिल्क में भी बहुत सारे लेबर होंगे, वो भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें उन लेबर्स को या फिर कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो है कि शुगर केन जब रेडी हो जाता है, मिल तक जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है या होलसेलर के पास, वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन। हर जगह क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कौन कौन लोग इसमें हेल्प करते हैं, इसके प्रोडक्शन में और ट्रेड में, ठीक है। तो फॉलोइंग इज द मार्केट चेन ऑफ शुगर प्रोडक्शन वर्क विच इज डन इन मेनी स्टेजेस। शुगर केन प्रोड्यूसिंग फार्मर provides sugarcane to sugar mill owner, then the sugar reaches from the millers to the wholesaler, ठीक है। तो मिल वाले के पास से, शुगर मिल से वो कहाँ पहुँचता है? होलसेलर के पास, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुँचता है। फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स, ठीक है। दिस इज हाउ शुगर गोज थ्रू मेनी प्रोसेस टू रीच द कंज्यूमर्स, ठीक है। किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचा, ये आपको जो चेन बनानी थी वो हो गया। इन दिस वे दिस शुगर रीचेज अस विथ द कॉर्पोरेशन ऑफ मेनी पीपल लाइक फार्मर्स, लेबर्स, मिल ओनर्स, ट्रांसपोर्टर्स, होलसेलर्स, फिर रिटेलर्स एक्सेट्रा। इतने प्रोसेस के बाद फिर पहुंचती है कंज्यूमर के पास। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, arrange the statements given alongside in the correct order and then fill in the numbers in the cotton balls accordingly. The first to have already been done for you. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको इसको बाकायदा पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इनको आपको अरेंज करना है। नीचे आपकी बुक में यहाँ पर कॉटन बॉल्स दी हुई हैं, जिनमें से 2 को अरेंज करके लिखा जा चुका है, बाकी जो 7 है, ठीक है, 9 पॉइंट है, 2 को फिल कर दिया है, 7 जो कॉटन बॉल्स है उनको आपको फिल करना है, ठीक है। वो कॉटन बॉल्स जो है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है, 1 2 3, ठीक है, 4, फिर यहाँ पे 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो 9 कॉटन बॉल जो है वो वहाँ पर बन रखी है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है उसको उसने फिल कर रखा है, ऐसे ऐसे एरो बना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें इनको फिल करना है कि किस स्टेप के बाद कौन से स्टेप का नंबर आएगा। ओके, चलते हैं। तो सबसे पहले है स्वप्ना सेल्स द कॉटन टू द
ट्रेडर। ठीक है, तो सपना क्या करती है, कॉटन सेल करती है ट्रेडर को। सबसे पहले कॉटन ही होता है, कॉटन को उगाया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी साफ सफाई होती है, थ्रेड बनता है, थ्रेड के बाद क्लोथ बनता है, क्लोथ फिर रेडी होता है और फिर वो मार्केट में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पर है, पहले से आपकी बुक में फिल कर रखा है, फिर सेकेंड वाले को भी फिल कर रखा है, थर्ड यहाँ पर दे दिया, ट्रेडर सेल्स कॉटन टू द गिनिंग मिल। इन्होंने क्या किया, गिनिंग मिल को कॉटन जो था वो दे दिया। गिनिंग मिल में क्या होता है, कॉटन जो होता है उसकी साफ सफाई होती है। ठीक है, क्योंकि कॉटन उसमें सीड्स होते हैं और बाकी लीफ वगैरह लगी होती है और भी होता है कि डस्ट वगैरह होती है, तो उसको बाकायदा वहाँ पर साफ किया जाता है। तो ट्रेडर्स जो है वो क्या कर देता है, गिनिंग मिल की ओर भेज देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम इसको इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, ट्रेडर को भेज दिया और ट्रेडर जो है उसने क्या किया, गिनिंग मिल भेज दिया। अब नेक्स्ट हम गिनिंग मिल से भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि भाई गिनिंग मिल में गया वहाँ से क्या होगा आगे। ठीक है, तो वो भी सर्च कर सकते हैं गिनिंग मिल को। दूसरा ये भी है कि पॉइंट बाई पॉइंट जो है वो हम देखते जाए, क्योंकि भाई ट्रेडर है, अगर हम ट्रेडर से ही सर्च करना शुरू कर दे तो हो सकता है ट्रेडर हमें और जगह भी मिल जाए, क्योंकि ट्रेडर तो हर स्टेप पे होते हैं। ठीक है, तो वो भी, लेकिन फिलहाल हम लोग गिनिंग मिल से अभी अगर चले, या फिर ऐसे देख लें तो गारमेंट्स अभी बन नहीं जाएगा, यार्न अभी बनेगा नहीं, क्योंकि अभी पहले क्या होगा, वो साफ होगा। ठीक है, एक्सपोर्टर के पास भी नहीं, स्पिनिंग मिल भी अभी नहीं। ठीक है, वीवर्स के पास भी नहीं, ये गिनिंग मिल ये हमें मिल भी गया। ठीक है, तो गिनिंग मिल क्लीन्स द कॉटन एंड मेक्स इट इनटू बेल्स, वहां पर उसकी गांठें हैं साफ करके वो बनाई जाती है। तो यहाँ पर आ गया आपका 9। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, गिनिंग मिल पे जो इसकी बॉल्स बन गई। अब गिनिंग मिल के बाद ये कहाँ पर जाएगा, ठीक है, अब ये जहाँ पर थ्रेड बनेगा वहाँ पर जाएगा ना, तो थ्रेड कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपका स्पिनिंग मिल में। ठीक है, तो स्पिनिंग मिल बाइज द कॉटन, इन्होंने कॉटन को खरीदा, एंड सेल यार्न टू द यार्न डीलर्स। अब उससे क्या हुआ कि वहाँ पे क्या है, यार्न जो है वो बनाया गया और यार्न डीलर को वो बेच दिया गया। तो यहाँ पर 7 जो है वो आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा हमारा, यार्न डीलर के पास चल गया। अब यार्न डीलर के पास बाद क्या होगा, ठीक है, तो हम इसी से इसको भी सर्च कर सकते हैं, यार्न डीलर के पास गया, यहाँ से भी मिल जाएगा, है ना। यार्न डीलर और मर्चेंट्स गिव द यार्न टू द वीवर्स, है ना, तो यार्न ही उनके पास है, वहां से वो वीवर्स के पास जाएगा। तो हम लोग अब ये वाला पॉइंट ले लेंगे, यानी कि अब आ जाएगा 5th हमारा पॉइंट। ठीक है, 5th पॉइंट आया। 5th के बाद अब देखिए क्या आएगा, यार्न डीलर के पास था, वहां से कहाँ गया, वीवर्स के पास गया। अब हम वीवर्स सर्च कर सकते हैं, तो वीवर्स रिटर्न विद द क्लोथ। अब उनके पास थ्रेड आ गया, थ्रेड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब उसकी बुनाई होगी, तो वीवर्स के पास आ गया। वीवर ने क्या किया, उसको क्लोथ का रूप दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा कौन सा है, ये 8। ठीक है, तो अब आ गया हमारा यहाँ पर 8। ठीक है, अब 8 के बाद क्या आएगा वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वीवर्स के पास जो था यहाँ से कपड़ा बन गया। अब जो कपड़ा बन गया उससे क्या है, ड्रेस बनेगी, है ना। तो ये कहाँ पे जाएगा, गारमेंट इज एक्सपोर्ट बाय द क्लोथ फ्रॉम मर्चेंट्स फॉर मेकिंग शर्ट्स। ठीक है, तो आगे ये क्या होगा, शर्ट के लिए जाएगा, जैसे शर्ट। ठीक है, तो ये शर्ट बनने के लिए जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 जो है, अब ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, अब वैसे भी हमारे पास बचे कितने हैं, अब हमारे पास बचा है 2 और 6। ठीक है, इससे भी समझ में आ जाएगा, और वैसे भी कि ये आपका जो है वो कहाँ गया, कि गया शर्ट बनने के लिए गया। अब जब ये शर्ट बन गई, इसके बाद का हम देखेंगे क्या स्टेप होगा, कस्टमर के पास आ जाएगी या बिजनेस पर्सन के पास आएगी, पहले तो बिजनेस पर्सन के पास आएगी, तो हम लोग इसको कर देंगे, द एक्सपोर्टर सेल्स शर्ट्स टू द बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है यानी कि 6 नंबर वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट अब बचा हमारे पास यही, और लास्ट में यही कस्टमर जो है वही खरीदता है। अब आगे फिर उस शर्ट को यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या हो रहा वो नहीं, फिलहाल यहाँ पर कस्टमर जो है उसने क्या किया, सुपरमार्केट गया, वहाँ से इस शर्ट को खरीदा। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है 2, तो 1 3 9 7 5 8 4 6 2, इस तरीके से ये स्टेप जो है वो चला, और इस तरीके से इसको अरेंज करना है। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।